हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज है 21 अक्टूबर और हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। नाउ द पर्सन इन न्यूज़, दिस लेडी लिज ट्रस। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे आपको भी लेके डूबेंगे। तो इन्होंने वही किया है, पूरी यूके की इकोनॉमी को ले डूबी है भाई। ये पूरे के पूरे यूके की करेंसी क्रैश कर गई है। पाउंड क्रैश कर गई है, जो एक टाइम पे $100 के बराबर होती थी, वो आज डॉलर के बराबर आ चुकी है। ठीक है, तो ये हाल कर दिया है इन्होंने, इनके रिफॉर्म्स ने। तो व्हाट इज़ द बिहाइंड स्टोरी? हुआ क्या? हुआ कि ये जो है लिज ट्रस, ये बनी थी यूके की प्राइम मिनिस्टर अभी 45 डेज, एक्चुअली 42 डेज। ठीक है, 42 डेज से, क्योंकि जब इन्होंने अपनी पोस्ट संभाली और उससे कल तक इनको 42 डेज हुए हैं और इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो इनकी जो स्टेप्स थे, वो काम नहीं करे। किस पर? यूके की इकोनॉमी पर। और इस बात को ऋषि सुनक, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा ऋषि सुनक और इनके बीच में क्या था। ऋषि सुनक जो थे, जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे, बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, तब ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये क्या थी? ये थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, माने फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ था कि कौन अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, अब इलेक्शन देखो, इसमें ना दो पार्टी हैं, मेजर यूके में दो पार्टी हैं। यूके कोई टू पार्टी सिस्टम नहीं है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम पे काम करता है। बट इंडिया की तरह इसमें भी दो पार्टी मेजर पे हैं। जैसे इंडिया में जो है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों मेजर पे हैं। ऐसे ही इसी तरह यूके में भी एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा, जो दूसरी पार्टी है वो है लेबर पार्टी। ये दोनों लीड पर हैं। अब ये बिलोंग करती है कंजर्वेटिव पार्टी से। कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। अब होता क्या है, ये ऋषि सुनक और लिज, ये दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब होता क्या है, इनके बीच में होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के टाइम पर ये कुछ बताती हैं कि मैं जो है टैक्स कट करूंगी। क्या कहती हैं ये? एक तो मैं टैक्स कट करूंगी, ठीक है, और मैं रिफॉर्म्स लाऊंगी। अब टैक्स कट करने की बात क्यों करती हैं? जो बिलियनर्स हैं ना, जो यूके के जो बिलियनर्स हैं, उनके टैक्स कट करने की बात कर रही हैं ये। बट क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो होता क्या है, देखो इकोनॉमी में ना जितना पैसा फ्लो करेगा उतनी ही इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, पैसा अब क्या होगा, जब यूके के बिलियनर्स का टैक्स कट होगा तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। अब जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो फिर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा डालेंगे, ऐसे इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इनकी इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट बन गई थी। क्या बन गई थी? स्टेगनेंट। स्टेगनेंट क्या होता है? कई लोग समझते हैं कि स्टेगनेंट को एक बेकार इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी, नहीं। स्टेगनेंट इकोनॉमी होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, जिसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूके की इकोनॉमी की ना ग्रोथ वो रुकी हुई थी, और जो भी दुनिया भर के देश हैं उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही थी। तो यहाँ पर यूके की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यूके की जो इकोनॉमी है, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कम ही तो हो रही है। जब वो ऊपर ही नहीं बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। इससे साफ यही तो मतलब है। तो अब प्रॉब्लम क्या राइज हुई, इन्होंने ये कहा कि मैं टैक्स कट कर दूंगी, जो भी बिलियनर्स वगैरह हैं उनके टैक्स कट कर दूंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम आई तो ऋषि सुनक जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंस में काम कर चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वार्निंग भी दी कि इलेक्शन अपनी तरफ है बट ये रिफॉर्म्स मत करना। अगर ये लेडी पावर में आती है तो ये इकोनॉमी को ले डूबेगी। ऋषि सुनक ने बहुत वार्न किया, और आज में दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट इस चीज़ को कवर भी कर रहे हैं कि यार इसने ना पूरा बर्बाद कर दिया। और ऋषि सुनक ने वार्न किया था, उन्होंने बताया था, और लोगों में ना डिमांड उठ रही है आज के टाइम पे ऋषि सुनक को वापस से पावर में लाने की, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की। ऋषि सुनक, मैं बता दूं, इंडियन ओरिजिन है, और जो यस ही इज़ इंडियन ओरिजिन, और जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, ये उनके सन इन लॉ हैं। इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर मूर्ति, उनके ये सन इन लॉ भी हैं। ठीक है, ऋषि सुनक। अब प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम क्या थी, देखो लोग क्यों फ्रस्ट्रेट हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। लोगों ने जो वोटिंग हुआ है ना, जो इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन जो है लोगों ने थोड़ी ना उसमें वोट किया था, उसमें तो वोट पार्टी के लोगों ने किया था। पार्टी थोड़ी ना बदली है, कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए हैं यूके में। यूके में जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं अराउंड 45 डेज पहले, जो 1.5 महीने पहले के अराउंड, जो क्या नाम है, इलेक्शंस हुए हैं 6 वीक्स पहले, वो कोई जनरल इलेक्शंस नहीं है। वो जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर थे, कौन, बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब उनके रिज़ाइन करने के बाद, उन रिज़ाइन में कुछ आई थी प्रॉब्लम्स, काफ़ी एलिगेशंस लगे थे उनके मिनिस्टर्स पे, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने भी रिज़ाइन किया। तो यूके में क्या है ना, जब एक बंदा रिज़ाइन करता है ना, जब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जब वो रिज़ाइन करता है तो पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा अगर वो रिज़ाइन करता है, पूरी की पूरी कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्टर वही रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारे यहाँ होम मिनिस्टर हैं उनको, इनके यहाँ क्या कहा जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई, अराइज हुई कि ये लिस्टर्स जो हैं, इन्होंने जो रिफॉर्म करे टैक्स, इन्होंने कहा कि भाई सब्सिडी दे देंगे, जो भी उनके जो डेब्ट्स हैं, जो भी उनके लोन्स हैं उनको माफ़ कर देंगे, तो उनके हाथ में पैसा आएगा, वो सर्कुलेट करेंगे। ऋषि सुनक का कहना ये था कि ऐसा नहीं होएगा। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो बिलियनियर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, वो पैसा आ जाएगा ना, वो कहीं इन्वेस्ट कर दे, वो इन्वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, वो क्या कर देंगे, वो उनको स्टोर करके रख लेंगे। वो क्या करेंगे, उनको स्टोर करेंगे, डेफिनेटली इन्वेस्ट भी करेंगे। बिलियनर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो करेंगे, बट जो 80% होगा ना, वो स्टोर कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने सबके टैक्स माफ़ करा दिए, सब कुछ करा दिए, और उन्होंने क्या किया, सेव कर दिया पैसा। पूरी की पूरी इकोनॉमी धरी रह गई, पैसा गायब हो गया इकोनॉमी से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुई चीज़ें, क्या हुई चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप हुई। जैसे पहले इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने उनके माफ़ करवाए, तो जो है उनका जो मनी था, मनी वो गायब होने लग गया इकोनॉमी से। अब जब मनी गायब होने लग गया, तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स थे बाहर के, उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपना पैसा खींचना शुरू करा, तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। और अब उन्होंने क्या किया, वो ना, अब एक्चुअली जो प्रॉब्लम चल रही है दुनिया भर में, अब जो एक बात बताओ, जो लोग यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अब ऐसा होता है जो लोग यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं वो यूरोप में करते हैं, जो हमारे यहाँ करते हैं एशिया में वो हमारे यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जिसकी जहाँ की एक्सपर्टीज होती है ना, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा ही करा इन्वेस्टर्स ने, क्या करा उन्होंने, इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने बेसिकली इन्वेस्ट यूके से तो निकाल दिया, फिर इन्होंने जगह ढूंढी कि इन्वेस्ट कहाँ करें, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया यूएस में, यूएसए में। और क्या बूस्ट हो गया, यूएस डॉलर। और दुनिया भर में यही देखा जा रहा है, एक हवा छिड़ी पड़ी है कि यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर दो बस। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुकी है यूएस डॉलर में, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उनका भी यही कहना है कि इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा, जो रुपी है वो वीक नहीं हो रहा, बल्कि जो डॉलर है, जो क्या है, डॉलर है, वो स्ट्रांग हो रहा है, उनका भी यही कहना है, ठीक है। अब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने क्या करा, सब कुछ तो कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस सोचे नहीं, और उसके बाद पूरी की पूरी इकोनॉमी इनकी धरी रह गई। अब इन्होंने एक दो चीज़ें और करी, वो क्या था, जैसे इनके ही उसमें एफटीए साइन होना था, एक्चुअली बोरिस जॉनसन के पे होना था, और उन्होंने, बोरिस जॉनसन ने कहा था कि दिवाली से पहले पहले हम एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे पहले साइन होता, उन्होंने तो कर दिया रिज़ाइन, ये आ गई। इनके आने के बाद जो इनकी जो मिनिस्टर थी, कौन सी, इंटीरियर मिनिस्टर जो इनकी थी, क्या थी, इंटीरियर मिनिस्टर। मज़े की बात यह है, जो इनकी इंटीरियर मिनिस्टर थी ना, वो भी इंडियन ओरिजिन है, इनकी फीमेल है, वो फीमेल है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी इंडिया के बारे में, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि इंडिया से माइग्रेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ा लॉ का पालन नहीं होता अच्छे से, और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली यूके में जो है क्या तोड़ा गया, एक टेम्पल तोड़ा गया, एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया। तो उसके ऊपर जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी होम मिनिस्टर से, वहाँ के होम मिनिस्टर नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, उनसे जब मांगी, तो उन्होंने कह दिया देखो ये तो होएगा ही, जब बाहर के लोग आके बसेंगे तो गुस्सा तो फूटेगा ही।
उन्होंने ये कह दिया। तो इसके ऊपर उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया और उन्होंने भी क्या किया, रिज़ाइन किया। हालांकि उन्होंने बाद में, जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़ा होगा कि तुमने क्या कर दिया, तो उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया कि नहीं, इंडिया तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आई प्राउड ऑन इंडिया। बट बाद में कहने से क्या होता है, तो हुआ यही कि इन एक चीज़ की वजह से इनको रिज़ाइन नहीं देना पड़ा, कई सारे स्टेप्स हुए, ठीक है, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुई, उसके बाद इनको रिज़ाइन देना पड़ा। तो अब इलेक्ट होंगे 28 अक्टूबर को। आज क्या है, आज है 21 अक्टूबर, और नेक्स्ट इलेक्शन कब है, 28 अक्टूबर को नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे। और अब पॉसिबिलिटी है कि ऋषि सुनक बने, और कितने सालों के लिए बनेंगे, 2 साल के लिए, 2 ईयर, क्योंकि 3 साल तो चले गए, 5 में से 3 साल तो चले गए। कितने, 3 साल बोरिस जॉनसन के चले गए, और अब ये मैडम आई, इन्होंने 45 दिन खराब कर दिए। असल में 42 डेज खराब हुए हैं, बट इनकी मीडिया का, स्पेशली बीबीसी वगैरह जो है, और ऐसी मीडिया का इनका कहना है कि इतने सारे दिन खराब हुए हैं, जो कि सच नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें सीरीज हुई हैं, जिसकी वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा है, और ये अब तक की, कहा जा रहा है, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं यूके की, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रही हैं यूके की, ठीक है। अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना शॉर्ट टर्म नहीं करा था। अब जो लेबर पार्टी है, उसका ये कहना है कि जनरल इलेक्शंस कराओ, अभी 2 साल बाकी हैं, पर तुम जनरल इलेक्शंस कराओ, बट ये नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में भी और यूके में भी एक ही रूल है, सेम रूल है, कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही करा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो ही करा सकता है। स्टेट में बात करें तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर करा सकता है, टर्म पूरी 5 साल पूरे होने से पहले इलेक्शंस। तो अभी तो फिलहाल यही है, इन्होंने रेजिग्नेशन, इनका भी ऐसे नहीं हुआ है, कब तक रहेंगी, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर बन नहीं जाता, माने 28 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। तो अगर ये चाहें तो ही जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं, बट ऐसा होएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी 2 साल बच रहे हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो इनके बारे में यही है। सुनाओ, आज हम क्या पढ़ रहे होंगे इन फोकस टुडे में, पता करते हैं। इंडिया और रशिया का ट्रेड, तो हाँ, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स आई हैं, और रशिया कहाँ स्टैंड करता है इंडिया के ट्रेड में, इस सब के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। एनएफसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी 2020 की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा नया करिकुलम बनना था, नई बुक्स बननी थी, ठीक है। और कुछ तो न्यूज़ बाहर ये भी आई है कि भारत बोर्ड, क्या, भारत बोर्ड विल रिप्लेस सीबीएसई। अभी इसकी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। तो भारत बोर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकता है किसको, सीबीएसई को, ठीक है, और एक नया बोर्ड बन सकता है, और एनसीईआरटीज भी चेंज होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। जीएचआई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, आज एक एडिटोरियल है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। G20 प्रेसिडेंसी, इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल, बहुत ही बढ़िया और शानदार एडिटोरियल है, और किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और किस तरीके से उसने जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, सेबी के जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, जो एक एक्स आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा, हम ये पढ़ रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है छोटी सी, कहीं ना कहीं G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे होंगे। और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई है क्रिकेट को लेकर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और एक्चुअल में फैक्ट बेस्ड बात क्या है। हालांकि आपने पढ़ लिया होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, क्रिकेट को लेकर है, ठीक है, क्रिकेट को लेकर, तो वो क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और फैक्ट्स क्या हैं, और इंडिया ने क्यों मना कर दिया पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, आईसीसी के टूर्नामेंट हो रहे हैं वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इंडिया ने कर दिया मना। इसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। इससे कि पहले आज हम आज के टॉपिक पे आए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्या, कि यूके, जिसके प्राइम मिनिस्टर की बहुत चर्चाएं हो रही हैं और कितना उसमें है, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली है कौन, ठीक है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके का पहला प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पहले तो क्या था, क्राउन का वो था, उसके बाद एक स्टेबिलिटी लाई गई कि क्राउन भी रहेगा, और साथ साथ डेमोक्रेसी भी आएगी, और आज तक यही चल रही है, क्राउन भी है और ये भी चल रही है। तो प्रिंस चार्ल्स आज वो क्राउन पर बैठे हैं, और प्राइम मिनिस्टर का तो आपको पता ही है, अभी मैंने डिस्कस करा ही है 1 मिनट पहले ही। नाउ
योर ऑप्शंस आर विंस्टन चर्चिल, जॉनसन, रॉबर्ट या नन ऑफ द अबव। ओके, आई रिपीट, चर्चिल, जॉनसन, रॉबर्ट, नन ऑफ द अबव। नाउ आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। नाउ गेट बैक टू द न्यूज़पेपर। शुरू करेंगे आज की पहली न्यूज़ से। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इंडिया रशिया ट्रेड, तो इसके ऊपर एक डेवलपमेंट ये है कि जो रशिया है वो इंडिया का 7th बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है फ्रॉम 25th। कौन सा? 7th फ्रॉम 25th इन जस्ट 5 मंथ्स। तो जो रशिया है वो प्री कोविड एरा में वो सिर्फ डॉलर 10,000 मिलियन 10,000 मिलियन अराउंड 10.1 थाउजेंड मिलियन के आसपास इंडिया का ट्रेड पार्टनर था, 10,000 मिलियन का। और अब अगर अगस्त तक देखा जाए तो अगस्त 2022 तक अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो वो 18.4 थाउजेंड मिलियन के आसपास का हमारा पार्टनर बन चुका है। ये हमारा 7th नंबर पे आता है। इससे पहले 6 और हैं। कौन कौन? नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 पे है चाइना, ठीक है, नंबर 3 पे है यूएई, नंबर 4 पर है सऊदी अरेबिया, नंबर 5 पर इराक एंड देन इंडोनेशिया, ठीक है। और आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज आया। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से ये अराउंड है कोविड एरा, और उसके बाद ये, और अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ तक तो ये है प्री कोविड एरा। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस तक, ठीक है, फ्रॉम 10.1 टू 18.4 ये इंक्रीज हुआ है रशिया के साथ ट्रेड में। अब वो बेसिकली हुआ किस किस चीज़ में है? गैस में, ऑयल में, वेपन्स में, इन चीज़ों में इंक्रीज हुआ है। तो ये बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे, वो है हमारा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी उसके अंडर एक नया करिकुलम सेट होना है। तो इनकी तरफ से जो एनसीएफ है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है बहुत ज़रूरी। क्या है? टीच इन मदर लैंग्वेज, टीच इन मदर टंग अंटिल एज 8, न्यू लैंग्वेज कैन अंडू लर्निंग। तो बेसिकली क्या कहा है कि एज 8, अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी पढ़ा होगा कि क्लास फिफ्थ तक तो एटलीस्ट हिंदी पढ़ाई ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि कम से कम 8 साल तक के बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। न्यू लैंग्वेज कैन अंडू लर्निंग। तो यार देखो, छोटे बच्चों के लिए ना नई लैंग्वेज ऑप्ट करना और उसमें सीखना, अब जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, ठीक है, उसको ही अगर वो होता है लगभग 6 साल का या 7 साल का, इस तरीके का जो बच्चा होता है उसको हम इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड स्टेप है, एक बहुत गलत स्टेप है, ठीक है। हमें मदर टंग में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इन्होंने उसके ऊपर डिटेल क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीपी सीक्स टू institutionalize a key aspect of National Education Policy 2022 that the medium of instruction should be in mother tongue. Medium of instruction should be in mother tongue until class 5. The NEP state that children must expose to different languages early on. तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस से जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस से, मेनली इंग्लिश वगैरह से, वो थोड़ा उसमें उनसे एक्सपोज तो होंगे, बट जो उनका मीडियम होगा, वो जो उनका इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो उनकी मदर टंग होगी। बट मदर टंग शुड रिसीव्ड, तो वो मिलती रहनी चाहिए। इन्होंने एक बात ये भी कही कि जो इंग्लिश है वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह ट्रीट करी जा सकती है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 14 पे एडिटोरियल जो सेक्शन है हमारा, उस पर एक एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर हम वैसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ भी एक बार हम डिस्कस करेंगे
ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या, हम किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ये किसने बनाया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये था ऑक्सफोर्ड की तरफ से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की तरफ से ये इंडेक्स आया था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, क्या थी, पहले तो ये चार चीज़ों के एस्पेक्ट पे इसने बात करी थी। पहला क्या था, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, फिर था चाइल्ड वेस्टिंग, फिर था चाइल्ड स्टंटिंग, फिर था चाइल्ड मोर्टेलिटी, और उसके बाद था माल न्यूट्रिशन। तो अगर इन तीनों में से देखा, अब बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंडिया की रैंक इसमें क्या थी, सबसे पहले तो ये बात, इंडिया की रैंक थी 107 आउट ऑफ 123, 107 आउट ऑफ 123, 107 थी 123 में से। तो एक बहुत सोचने वाली चीज़ है कि क्या वाकई में इंडिया की पोजीशन इतनी डाउन है ना। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का बैकफायर आया कि ये जो है ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, हम रिपोर्ट को डिनाई करते हैं। अब क्यों करा, क्योंकि तीन चीज़ों को देखते हुए, तो चौथी के बारे में बात करेंगे। इन तीन के बारे में देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन पर बेस्ड है, ठीक है, और सिर्फ चिल्ड्रन ही जो है नहीं रहते, सिर्फ चिल्ड्रंस ही इंडिया में नहीं रहते हैं, इस वजह से ये इनअप्रोप्रिएट डेटा है। और जो माल न्यूट्रिशन की उन्होंने बात करी, तो माल न्यूट्रिशन पर उन्होंने कहा है कि गुलप, ठीक है, गलप वर्ल्ड पोल सर्वे, गलप वर्ल्ड पोल सर्वे, तो बेसिकली इनकी ये एक रिपोर्ट आई थी जो कि किस पे, 3,000 हाउस होल्ड पर थी, सिर्फ 3,000 हाउस होल्ड, मतलब 3,000 घरों पर थी एक रिपोर्ट, ठीक है। क्या थी, उनका एक सर्वे था जिसमें उन्होंने क्या बताया था, बेसिकली उन्होंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पर बात करी थी, जिसमें से एस्पेक्ट्स थे जैसे कि कितनी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, और क्या है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा है। अब देखो 150 करोड़ होने जा रहे हैं हम, ठीक है, इंडिया की आबादी 150 करोड़ होने जा रही है, चाइना को सरपास कर जाएगी अगले साल तक, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले साल तक चाइना को सरपास करके दुनिया की सबसे बड़ी हम जो है पॉपुलेशन बनने वाले हैं। तो ऐसे में सिर्फ 3,000 घर, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर एक घर में हमने मान लिया पाँच भी होते हैं तो क्या 15,000, चलो 20,000, बस 20,000 लोग कितने में से, 150 करोड़ में से। तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। और उसमें भी एक चीज़ ये है कि क्या एक्चुअल डेटा था, मतलब डेटा नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेशन। देखो डेटा और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। क्या, जो डेटा होता है ना वो कलेक्ट करके बनाया जाता है, और उस डेटा से जो कंक्लूजन निकलता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी ना वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी इस डेटा की। जो ये सर्वे था, गुलप वर्ल्ड पोल सर्वे, इसकी जो वैलिडिटी पर शक किया जा रहा है कि इसकी जो बेसिकली वो थी इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई एक, मेरा मानना ये है कि एक इंडेक्स बनाया जाए। तो पहली बात तो ये अवेलेबल नहीं है, अभी कहाँ अवेलेबल है, ये परचेजेबल है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ने जो ये गुलप है, गुलप कहेंगे आई डोंट नो, तो ये जो है इससे परचेज की है ये रिपोर्ट, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या परचेज भी इन्होंने क्या किया है, 3,000 हाउस होल्ड के ऊपर का परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये उन्होंने परचेज किया है। अब नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, और उल्टा उल्टा इसमें जो चीज़ें जो एस्पेक्ट हैं जैसे चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, ये सब चिल्ड्रंस पर ही हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस पर ही हैं। अब हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे, 107 नंबर पे, जबकि हमें पता है कि जितने भी देश हैं इंडिया के पड़ोसी, श्रीलंका हो, ठीक है, नेपाल में भी कुछ टाइम पर प्रॉब्लम आई थी, बांग्लादेश में भी उन्होंने स्टेबल कर लिया, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, अब यूक्रेन चल रहा है, रशिया में प्रॉब्लम है। चलिए रशिया की पॉपुलेशन कम है तो वो
कहीं ना कहीं उसको स्टेबल कर सकते हैं उस चीज़ को। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इतनी सारे देश होने के बावजूद भी इंडिया 107वें नंबर पे, 107 आउट ऑफ 123, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ठीक है। और अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ये बातें ही बताई हैं कि उन्होंने क्या प्रोवाइड कराया है। जो उन्होंने पीएम पोषण और मिड डे मील ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं अपने सिटीजन्स को, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। इसके बाद कोई कैसे कह सकता है कि हंगर इंडेक्स है इंडिया में इतना? हाँ, डेफिनेटली हंगर इंडेक्स है, और ये अब की बात नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, मैंने पिछले एडिटोरियल में भी आपसे कवर किया था, अपने पीछे से पिछली क्लास में किया था शायद, कि मनमोहन सिंह ने भी यही कहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम है। राजीव गांधी के टाइम तक भी ये वाली बात थी, उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते कि ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट है, ये जस्टिफाइड नहीं है। अब जो राइटर है उन्होंने एक बहुत फर्स्ट पैराग्राफ में एक बहुत सही बात लिखी है, द वर्ल्ड सीम्स टू हैव गॉन इंडेक्स हैप्पी। मतलब इंडेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो इंडेक्स को देख रहे हैं इस टाइम पर, पूरा वर्ल्ड। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडेक्स बना रहे हैं, द हैप्पी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स बना रहे हैं, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बना रहे हैं, कामनेस इंडेक्स बना रहे हैं, और अपना नाम रख रहे हैं उसमें, योर नेम इट, और अपना नाम रख दे रहे हैं। कुछ भी इंडेक्स बनाते हैं और नाम रख देते हैं बस। जैसे अब यही देख लो, है गुलफ वर्ल्ड पोल सर्वे। अब इन्होंने ये सर्वे किया, क्या था ये सर्वे? कोई मैटर करता है ये सर्वे? है 3,000 लोगों पर ये क्या सर्वे है? मतलब इसका कंक्लूजन निकला ही नहीं कुछ एट द एंड, बट फिर भी इन्होंने कमाया। ऑक्सफोर्ड जैसे और भी कई सारे लोगों ने इनको परचेज किया। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंडेक्स प्रिपेयर कर रहा है, सर्वेज कर रहा है, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। द अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? द प्रॉब्लम विद द मिनी इंडस्ट्री ऑफ इंडेक्स, ठीक है, मिनी इंडस्ट्री ऑफ इंडेक्स क्रिएशन इज दैट इट हैज़ पोटेंशियल टू बोथ इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एक्शन एंड जनरेट एग्रेसिव पुशबैक। तो एक गवर्नमेंट जो है उसको उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी रखता है, और जो पब्लिक है ये उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी रखता है। तो एक्चुअली इसके साथ प्रॉब्लम है, ये इसके साथ अच्छी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब आपको उनके बारे में पता होगा, अमर्त्य सेन। किनके? अमर्त्य सेन के बारे में। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं ये। ठीक है। इन इन इनकी बात एक बार बताई गई है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ये पार्ट थे 1990 में, उस टाइम पर 1990 में जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया, ठीक है, एच डी आर, जब ये इसके पार्ट थे इंडिया के, तब इन्होंने एक बात कही थी कि ही आर्ग्यू दैट कंसंट्रेटिंग टू मच ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एनी अदर इंडेक्स, तो अगर ज़्यादा, बेसिकली इन्होंने कहा क्या है कि अगर ज़्यादा हम इंडेक्स पर फोकस करेंगे तो वो एक ग्रेट मिस्टेक होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कितनी भी एक्यूरेट चीज़ हम ले आएँ, बट इंडेक्स वो हमारी अप्रोच बदलते हैं। जो हम अगर हम सही अप्रोच भी अपना रहे हैं ना, तो इंडेक्स कहीं ना कहीं वो भी बदल देते हैं हमारी अप्रोच, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ओपिनियंस को। ठीक है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, कोई भी इंडेक्स एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो चाहे कितना ही बड़ा सैंपल कलेक्शन ले ले, ठीक है, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो इन्होंने किसके बारे में कही ये बात? इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह के बारे में कही थी। अगर हम बात करें जो हमारा अब का टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें तो फिर भी इन्होंने कहा था कितने एक्यूरेट ले लें, इसमें तो फिर भी एक्यूरेट नहीं है। और एक्यूरेट तो डेटा है ही नहीं, साथ में जो चीज़ें इन्होंने ली हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और एक है माल न्यूट्रिशन, बस ये 4 एस्पेक्ट तो इन्होंने लिए हैं, और वो भी इतने मेजर नहीं हैं। इनको एस्पेक्ट लेना चाहिए थे एजुकेशन के ऊपर, लोगों के रेजिडेंस के ऊपर, ये एस्पेक्ट्स भी होते हैं हंगर में। ठीक है। और भाई देखो, आम लोगों को नहीं पता, कॉमन सिटीजन्स को नहीं पता, जो लोग ये पढ़ के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनको नहीं पता, बट ये रिपोर्ट्स बनाने वालों को तो पता है, ऑक्सफोर्ड की टीम को तो पता होगा ना। तो फिर क्यों ये लिया गया? द क्वेश्चन इज दिस।
तो बेसिकली एंड में कंक्लूजन ये निकलता है दैट GHI जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज फुल ऑफ इनएडिकेट एंड पुअरली डिस्क्राइब डेटा एंड हैज़ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो ना ही उसकी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि क्यों उन्होंने वो एस्पेक्ट्स लिए, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ना ही इसमें ये पता, ना ही इसमें ये मेंशन है कि वो एक्चुअल में डेटा और फिगर क्या हैं जो जो गलत ने यूज़ करे हैं। ठीक है, और डेटा डेटा उनका ठीक ही नहीं है। 3,000 के ऊपर डेटा कोई एक्यूरेट नहीं होता। 3,000 हाउस होल्ड, हमने लगभग 20,000 लोगों को इसमें मान लिया हाउस होल्ड में, हमने इसमें फिर भी 20,000 लोगों को मान लिया। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में इतना ही था और बाकी एडिटोरियल कोई काम के नहीं है। एक एडिटोरियल आप खुद से अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मेरे सामने आया है, G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है। तो पहली बात तो मैं बताऊं, देखो प्रेसिडेंसी यहाँ क्या है। देखो G20 आपको पता होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है। अब बेसिकली है क्या, दो मीटिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंड लास्ट एडिटोरियल है। इसके बाद एक और एक्सप्लेन्ड है, एडिटोरियल नहीं है वो, एक्सप्लेन्ड है। तो बेसिकली ये दो मीटिंग्स हैं, एक तो G20 की, एक तो G20 मीट है, और दूसरी जो मीट है वो है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, तो हम दोनों इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन पे थोड़ा हम इकोनॉमिकली भी डिस्कशन करेंगे। जो यूरोपियन यूनियन का जो जर्मनी का भी स्टेप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो मैंने अब तक कवर नहीं कराया है, उसके लिए सॉरी। और इसके ऊपर जो वॉर है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी G20 पे आते हैं। ठीक है, G20 एंड देन यूरोपियन यूनियन। नाउ G20, अब इसमें कहा क्या गया है। देखो पहले तो अजय त्यागी, ये सेबी के, मतलब ही इज़ अ ग्रेट माइंड। ठीक है, ये सेबी के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरपर्सन सेबी के। ये एक एक्स IAS ऑफिसर हैं, फॉर्मर IAS हैं। ठीक है, ये बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी राइटिंग जो हो वो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, अब इनका कहना क्या है, इनका कहना क्या है, हालांकि IAS है बट बात इनके IFS वाली है। तो इनका कहना ये है कि जो G20 प्रेसिडेंसी है, अब जो प्रेसिडेंसी क्या, इंडिया इसका इस बार G20 को होस्ट करने जा रही है। ठीक है, इंडिया इस बार G20 को होस्ट करने जा रही है। अब ऐसे में इंडिया इंडिया के पास एक अच्छा मौका है, किसके लिए, इंडिया शुड अप्लाई प्रेशर, इंडिया शुड अप्लाई प्रेशर ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू मीट देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। बेसिकली क्या, डेवलप्ड कंट्रीज को क्या फाइनेंशियल है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देना है, यहाँ पे आती है बात। तो बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले ना, एक टॉपिक जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और टॉपिक नहीं होना चाहिए। हालांकि मीडिया वाले वॉर वगैरह बना देते हैं, इकोनॉमी बना देते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, हमारा एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि एक बार वॉर रुक जाएगी और अगर हमारी इकोलॉजी और हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हुआ तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अजय त्यागी का इस पे क्या कहना है। अजय त्यागी का कहना है कि जो ग्रीन हाउस वगैरह है, ये सब जो एक है, हालांकि प्रॉब्लम है, हर कंट्री कहीं ना कहीं फेस कर रही है, बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सब चीज़ों का राइज कहाँ से हुआ, वो हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। कहाँ हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से उठा था, यूरोप से। यूरोप में जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उठा था जिसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया ना हमारे एनवायरनमेंट को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, तो उसकी वजह से जो जो एक कॉप थी, कॉप की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, COP, कॉप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कह सकते हैं हर जगह इसके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो कॉप जो किसके अंडर आती है, जो किसने स्टार्ट करी एक्चुअली, मैं कह सकता हूँ तो वो है यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। UNFCCC ही कहा जाता है इसको, CCC कोई नहीं कहता, UNFCCC। तो इनके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ था, एक डील साइन हुई थी
क्या हुई थी, एक डील साइन, कि जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो डिपेंडेंस बढ़ी है हमारी किस पर, हमारी डिपेंडेंस किस पर बढ़ी है, हमारी डिपेंडेंस बढ़ी है फैक्ट्रीज पर, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ऐसी प्रोडक्शन के प्रोसेस पर जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। अब देखो, ये कहना बहुत आसान है कि इससे अब शिफ्ट कर जाओ। क्या शिफ्ट कर जाओ, कि मतलब अभी जो तुम ऐसे प्रोडक्शन तुम्हारे तरीके हैं, ऐसे तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं वो जो हार्म कर रहे हैं सोसाइटी को, उनसे मूव कर जाओ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डे ओनली, ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली कहा ये गया है, जो इसमें जो डील हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो क्या हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको उनको हर साल उनको हर साल $100 बिलियन देने होंगे। $100 बिलियन देने होंगे किनको, डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस को $100 बिलियन हर साल पर एनम उनको देने होंगे, ठीक है। क्यों देने होंगे, तो बेसिकली क्या है ना, डेवलप्ड कंट्रीज जो आज की हैं, उन्होंने ही शुरू किया था क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके बाद ही वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड बनी है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वही तो हैं जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कर नहीं रही हैं। तो इसलिए इन दो के बीच ये डील है। और $100 बिलियन इन सबको कलेक्टिवली देने होते हैं, किसी एक एक कंट्री को नहीं देने होते। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको कलेक्टिवली $100 बिलियन देने होते हैं। किसी एक डेवलपिंग कंट्रीज को, एक कंट्री को नहीं, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज को मिलाकर कलेक्टिवली, ठीक है, $100 बिलियन देने होते हैं। तो ये इसमें दे नहीं रहे हैं, यह कर रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। इनकी तरफ से कहना ये है कि हम इस सिचुएशन में नहीं हैं, हम इस सिचुएशन में नहीं हैं, और जिस सिचुएशन में वो डील हुई थी, वो आज सिचुएशन नहीं रही। अब जैसे वो बात करते हैं इंडिया और चाइना की, स्पेशली इंडिया है, चाइना है, तो ये ना डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी भी। अब चाइना अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो क्या है, अब चाइना थोड़ा दोगला है। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि एक तो वो कहता है कि नहीं हम डेवलप्ड नेशन हैं, हम यूएस से टक्कर ले रहे हैं, वो ये वाली बातें करता है। अब उसके बाद जब पैसे लेने की बात आती है तो वो कहता है नहीं, हम तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलपिंग है ना, हमें दो। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ राइज हो रही है, और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इंडिया की। अब इंडिया का क्या है, इंडिया का ये है कि वो ये कह रहे हैं, जो जितनी भी ये डेवलप्ड नेशंस हैं, इनका क्या कहना है, इनका कहना ये है कि जो इंडिया है ना, वो जिस सिचुएशन में हमारी डील हुई थी, वो जो इंडिया तब का था वो अब का नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो स्टेट्स के मुकाबले जो है वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग में आता है। बट देखा जाए तो इंडिया एक ग्लोबल पावर बन के ऊपर आया है, और हम ऐसे कंट्री को क्यों दें। पहले तो उनका यही है कि हम ऐसी कंट्रीज को, चाइना हो जैसा, और ये इंडिया है, तो हम ऐसी कंट्रीज को क्यों दें जो ऑलरेडी एक ग्लोबल पावर बन के आ चुकी हैं। हम क्यों दे दें उन्हें, हम तो और पीछे हो जाएंगे उनसे। हम में इकोनॉमी में बड़ी हो चुकी हैं वो, पॉपुलेशन में हमसे बड़ी हैं वो, हर चीज़ में तो हमसे ऊपर हैं, ठीक है, और मिलिट्री में इन सब में भी ऊपर हैं वो, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है वो अपने लिए दिया है कि भाई हम इस सिचुएशन में है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में यही दिखा रहे हैं कि हम इनसे नीचे हैं, हम तुमसे नीचे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो वो यही कह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में है नहीं कि हम आप जैसी अच्छी कंट्रीज को दें, और आज का सिनेरियो तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे आके खड़ी होती है इनकी तरफ से, बस इनका यही कहना है डेवलप्ड नेशंस का, ठीक है। अब हालांकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये काफ़ी रबिश हैं। क्या है, ये काफ़ी रबिश हैं, क्यों, क्योंकि देखो जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी तक, क्योंकि एक टाइम पे हुआ भी था, पर ये पैसे देने क्यों है, कंपनसेशन वगैरह है क्या, नहीं ये कंपनसेशन नहीं है, ये है एड। ये क्या है, एड, किसके लिए, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मूव ऑन करें, वो मूव करें, वो शिफ्ट करें अपने किसको, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, इन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है 3 आवर्स के ऊपर, ठीक है, 3 आवर्स के ऊपर उनका भी एक ये स्टेटमेंट है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। किसको कहा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनसे इन्होंने कहा है। और मिशन लाइफ, लाइफ, ठीक है, इसके ऊपर भी कहा है, मिशन लाइफ आपको पता होगा क्या है,
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इसमें ना इनकी स्टेटमेंट काफ़ी, क्योंकि एक मतलब ये नहीं कह सकते कुछ यूनिक है कुछ नहीं है, बट ये काफ़ी कम देखने को मिलती है। इन्होंने कोट किया है, ठीक है, कोट अथर्वेद से, ठीक है, जो अथर्वेद है उससे क्या कहा है? माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी। तो क्या कहा है, मतलब क्या है इसका? अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इंडिया का तो ट्रेडिशन ही है नेचर को वर्शिप करना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म है वो क्या करता है? नेचर को वर्शिप करता है। तो इसके ऊपर इनका ये कहना भी है, ठीक है। हालांकि ये कुछ एग्जाम रिलेवेंट था नहीं, बट उन्होंने स्टेटमेंट दी तो मैंने बता दी। तो इनका इनका इसके ऊपर क्या टेक? तो इनका अजय त्यागी जी का टेक है, एज इंडिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी दिस शुड बी आर मेन एजेंडा, ठीक है। अब इंडिया ही होस्ट करेगा, जो उसके जो टॉप होंगे, जो उसके G20 के हेड होंगे वो भी इंडियन के होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के IFS होंगे। तो ये इंडिया का मेन एजेंडा रहना चाहिए कि जो पैसा था वो कहाँ गया, जो कॉप की मीटिंग में क्लाइमेट चेंज फोरम के लिए जो वो अमाउंट था, ठीक है, वो कहाँ है, वो आप कब दोगे, ठीक है। द डेवलप्ड कंट्री मेंबर ऑफ G20 routinely कॉर्नर द डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द सब्सिडीज इन देयर मीटिंग्स। तो ये तो देखा गया है, देखो ये कोई नई बात नहीं है कि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग मीटिंग में जो डेवलप्ड नेशन है अमेरिका के और यूरोप के, वो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को नीचा दिखाएं, उनको पीछा दिखाएं, ठीक है। इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, नाउ इट्स टाइम देम नाउ इट्स टाइम टू शो देम द मिरर। तो अब टाइम है उनको उनकी जगह दिखाने का। तो ये इनका कहना है। ये क्या है थे? फॉर्मर IAS थे और सेबी के चेयरमैन थे। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी और क्रिएट हो गई है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम आई है। देखो इंडिया ना, ये रिपोर्ट्स कहती हैं और ये एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स हैं कि इंडिया का जो BCCI है, हालांकि अभी BCCI चेंज हुए हैं, आपको कमेंट में बताना है कि कौन उसके नए क्या है प्रेसिडेंट हैं BCCI के। सौरव गांगुली को किन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया, उनका नाम R से है, बताना आप। नाउ इंडिया, इंडिया जो है ना, BCCI जो है इंडिया का, वो रिच क्या है, रिचेस्ट है, वेल्दीएस्ट बोर्ड है। क्या है वो? वेल्दीएस्ट बोर्ड आता है दुनिया में। पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था, पर जब से IPL आया तो वो क्या हो गया, अब BCCI हो गया सबसे बड़ा। तो एक तो यही IPL फैक्टर, और एक कहीं ना कहीं इंडिया में देखा जाए ना, तो इतना बड़ा और मेजर कोई और स्पोर्ट है नहीं जो लोग फॉलो करते हो। क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब क्रिकेट का कोई मैच होता है ना, तो पूरा देश बैठ के देखता है, लोग छुट्टी ले लेके देखते हैं, अपने काम छोड़ छोड़ के देखते हैं मैच को, ठीक है। कई सारी उनकी TRPs आती हैं। देखना आप, दो दो चीज़ों से इनका मेन जो रेवेन्यू है, पहला TRP, और दूसरा दूसरा क्या, जो उनके टिकट हैं, जो उनके टिकट हैं, इन दो से सबसे ज़्यादा इनका पैसा आता है। हालांकि जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उनसे तो आता ही है। अगर हम बात करें ऑडियंस रिलेटेड, ठीक है, जो अभी हमारा टॉपिक रहना चाहिए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टिकट जो वहाँ पर जाकर देखते हैं और TRP जो टीवी पे देखते हैं, यहाँ से आता है इनका पैसा, ठीक है। अब होता क्या है ना, BCCI इनके पास, अब मैं आपको रियल स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, BCCI के पास 80% का व्यूअरशिप है दुनिया भर का। हाँ, 80% का BCCI के पास व्यूअरशिप है। मतलब अगर अगर इंडिया की क्रिकेट टीम कहीं किसी टूर्नामेंट में ना खेले, अगर BCCI की टीम माने इंडिया की टीम किसी टूर्नामेंट में ना खेले, हम बात यहाँ कर रहे हैं मेंस की, ठीक है, अभी वुमेन्स को इतना रिकॉग्निशन मिला नहीं है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उन पर मूवीज़ बन रही हैं, बहुत बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये मेंस की बात करें ना, तो अगर BCCI की टीम जो मेंस टीम है, अगर वो ना खेले, अगर वो खेलने से ही मना कर देना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज हो जाएगी, क्योंकि 80% ऑफ द व्यूअरशिप खत्म हो जाएगा। 80% ऑफ द व्यूअरशिप खत्म हो जाएगा। ऐसा इंडिया में ऐसा क्यों है, इतने ज़्यादा लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक जो क्रेज़ है, क्रेज़ वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रेज़। और जो तीसरी चीज़ है वो है कोई और अदर स्पोर्ट्स नहीं है, कोई और स्पोर्ट नहीं है जिसको इतनी वैल्यू मिलती हो,
ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर देता है, कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर देता है और देशों से। अब बेसिकली हुआ क्या है, आईसीसी का टूर्नामेंट होने हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट होने हैं, जिसमें इस बार पाकिस्तान उसका होस्ट है। क्या है, पाकिस्तान होस्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या है, बेसिकली इंडिया के बोर्ड ने, जो बीसीसीआई है, उसने मना कर दिया कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी। यहाँ पे कंट्रोवर्सी राइज हुई है। पाकिस्तान के बोर्ड का कहना ये है कि आप अगर नहीं खेलोगे ना, तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। पहले तो उनका यही कहना था कि हम भी इन फ्यूचर, जो भी हमारा 2023 में होना है, आपका जो भी इन फ्यूचर होएगा क्रिकेट का, अब देखो 2023 में इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान कह रहा है हम भी छोड़ देंगे। अब मुद्दा यह है कि इंडिया पे कितना फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान छोड़ेगा। घंटा नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है पाकिस्तान में भी, वहाँ भी कोई ऐसा और मेजर स्पोर्ट नहीं है। और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग देखने, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि तब इंडिया के भी जाते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के पास 80% ऑफ द व्यूअरशिप है क्रिकेट की। दुनिया भर के क्रिकेट की इंडिया के पास 80% की व्यूअरशिप है। तो इंडिया एक बहुत मेजर प्ले करता है। अब देखो जो कई सारे देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, क्रिकेट में, जिनके यहाँ पे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। ये जो देश है ना, ये खुद इस बात को कह चुके हैं आईसीसी के सामने कि इंडिया को, जो इंडिया है ना, इंडिया को एक लायन, क्या, लायन स्टेक मिलना चाहिए किसमें, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। लायन स्टेक क्या होता है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो उन स्पोर्ट्स में दिया जाता है, किसी एक देश को कुछ हिस्सा दिया जाता है, कुछ हिस्सा देता है, जो जैसे जो टूर्नामेंट को करवा रहा है आईसीसी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दुबई में। तो जो आईसीसी है वो टूर्नामेंट करवाता है। अब बीसीसीआई को उसको स्टेक देना चाहिए अपने आईसीसी में, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट का मैटर है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं है, कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान का क्या स्टांस है, इंडिया कह रहा है हम नहीं खेलेंगे। अब उससे क्या होगा, पाकिस्तान को लग रहा था इंडिया आएगा खेलेगा, ठीक है। अब दो तरीकों से पैसे कमाएंगे, बताया मैंने आपको, एक तो टिकट से और एक किससे, ब्रॉडकास्टिंग राइट से। तो क्या होता है ना, जब ब्रॉडकास्टिंग होती है तो जो स्टार स्पोर्ट्स हैं, डिज्नी है, अब अभी हम 18 नेटवर्क जो है, क्या नाम है, रिलायंस ग्रुप का, तो ये सब ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए जाएंगे और खूब खूब ढेरों सारे पैसे दे देंगे किसको, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, कि हमें इसके राइट्स दे दो, हमें इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट दे दो, हम अपने चैनल पे इसको चलाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे पूरे टूर्नामेंट को, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकेंगे इसके और टिकट्स बिकेंगी, इंडिया से भी लोग जाएंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे, दुनिया भर से आते हैं देश, दुनिया भर से, ऑस्ट्रेलिया के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के लोग आते हैं। अफगानिस्तान वालों को बहुत इंटरेस्ट रहता है इंडिया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के लोगों को। तो जो इंडिया, ये पाकिस्तान की जो डूबती इकोनॉमी है ना, इसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, ये ऐसा सोचना था किसका, पाकिस्तान का। अब प्रॉब्लम यही है, इंडिया ने मना कर दिया हम खेलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं अब देखो पाकिस्तान को खूब पैसा लगने वाला है। अब पैसा भी लगे, ठीक है, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना, खास करके इंडिया ना खेले। अब इंडिया का खेलना सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो नहीं है ना, इंडिया को और भी तो मैच खेलना है। इंडिया तो एंड तक टिकता है ना, अब जीते ना जीते पर एंड तक चले जाता है, सेमीफाइनल फाइनल तक तो इंडिया का जाना होता ही है। तो ऐसे में व्यूअरशिप कितनी होगी, 80% व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी। हाँ, सिर्फ 20% व्यूअरशिप रहेगी, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का। चलो कॉस्ट तो पाकिस्तान की निकल जाएगी, जो पाकिस्तान की कॉस्ट होगी वो निकल जाएगी, पर प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत, ठीक है। अगर इंडिया खेलता है तो 80% और बूस्ट होएगा, 80% और बूस्ट होएगा, तो प्रॉफिट वहां बनाना ईजी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि इकोनॉमी, डूबती इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान का जो बोर्ड है, जो क्रिकेट बोर्ड है, उसको भी तो गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहा होगा ना। अब इतनी प्रॉब्लम आ रखी है, किसी भी देश में प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं
सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सभी यूनिट्स हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। तो ये सोचते हुए कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, इसलिए मैच हो रहा था, बट इंडिया ने कर दिया मना, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले तो पाकिस्तान ने भी इसको कहा कि गलत है, इंडिया ऐसे नहीं कर सकता, बट नाउ अब पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है, जो पाकिस्तान का डाउन है, बहुत काफ़ी, ये कह जाता है कि काफ़ी रिनाउंड है, सबसे बड़ा इनका मीडिया हाउस है डाउन, ठीक है। इन्होंने कहा है अ रीस्टार्टिंग क्रिकेट टाइज कैन बी अ सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दैट कैन ओपन डोर्स टू engagement on other outstanding matter as well. It is precisely what two nuclear armed neighbor need in these uncertain and फ्रॉड टाइम्स। तो मतलब उनका भी ये क्या कहना है कि देखो यार, मैच कर लो, हम दोनों के लिए अच्छा है, अगर हम मैच करेंगे तो क्या होगा, दोनों देशों को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, हमारे जो टाइज हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, हम दो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फिर न्यूक्लियर आ गया इनका, ठीक है, इन्होंने फिर न्यूक्लियर का मेंशन किया है, बार बार न्यूक्लियर मेंशन कर देते हैं, दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के बीच के रिलेशन अच्छे होंगे, पूरी दुनिया को फायदा है, ठीक है। तो इन सब बारे में बात हो रही है। अब ऐसा इंडिया ने करा क्यों है? ऐसा इंडिया ने करा है जो आजकल चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में, जो टेररिस्ट के नाम आते हैं, ठीक है, और उस पर क्या करवा देता है पाकिस्तान चाइना से, या तो वीटो करवा देता है या उसको होल्ड पे रखवा देता है, ठीक है, चाइना परमानेंट मेंबर है, तो या तो वीटो करवाता है या होल्ड पे रखवा देता है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है इंडिया के सामने। इंडिया पहले भी आईसीसी से ओपनली, जो बीसीसीआई है वो ओपनली आईसीसी से कह चुका है कि जो टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज हैं यार, उनको रोको, उनको खेलने मत दो, उनको आइसोलेट कर दो। ये इंडिया ऑलरेडी कह चुका है आईसीसी से। अब तो इंडिया ने मना ही कर दिया कि हम खेलने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान को डर है, क्योंकि पाकिस्तान को ना, क्योंकि वाकई में टेररिज्म है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाते हैं, तो इसमें पाकिस्तान एक टाइट सिक्योरिटी देता है। आपने कुछ वीडियोस वगैरह या फोटोज़ वगैरह देखी होंगी, इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई थी। क्या थी वो फोटोज़? कि एक बस जा रही थी क्रिकेट टीम की। कौन सी क्रिकेट टीम? नीदरलैंड की क्रिकेट टीम की एक बस जा रही थी, और उसके आसपास पाकिस्तान की आर्मी जा रही थी उनके साथ पाकिस्तान की आर्मी लिटरली इसी तरीके से भर के जा रही थी। ये पाकिस्तान की आर्मी इस तरीके से भर के जा रही थी। तो आप सोचो कि कितनी कॉस्ट लगती होगी उनको वहाँ से लेकर जाना, ठीक है, उनको बुलेट प्रूफ बसेस में बिठाना, उसके बाद होटल वगैरह उनका ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है कि इतना पैसा लगाओ भी, और उसके बाद जब इंडिया ना खेले तो हमें प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के सामने अराइज हो रही हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नाउ आज के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप आपने कमेंट में आंसर दे दिए होंगे, नहीं दिए तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे चाहिए भाई देखो उसका आंसर। नाउ हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? जो यूनाइटेड किंगडम है उसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चर्चिल, जॉनसन, रॉबर्ट या नॉन ऑफ द अबव? मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दिया होगा, नहीं कराया तो मैं बताता हूँ, रॉबर्ट यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं कल सुबह सुबह नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ। तो शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।